डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 11th के लिए उर्दू के नए मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स याद रहे, इस बार उर्दू का फाइनल पेपर बिल्कुल इसी पैटर्न में पूछा जाएगा। एक और बात कि इस बार उर्दू का पेपर 80 मार्क्स का रहेगा। सो आप इस पैटर्न को अच्छे से देखें, क्योंकि उर्दू का पेपर डीटो इसी पैटर्न में पूछा जाएगा और बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखें। दर्ज झैल इक्तिबासात में से किसी एक इक्तिबास को गौर से पढ़ें और इसके आखिर पर पूछे गए सवालात के जवाबात दीजिए। तो पहले सवाल में आपको 2 इक्तिबास दिए जाएंगे। दोनों में से आपको किसी एक इक्तिबास के 4 सवालों के जवाब देने होंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर पहला सवाल 8 मार्क्स का रहेगा। तो चलिए देखिए, अलिफ पाठ क्या है। नेक आदमी तन्हाई में अपनी डायरी हिसाब अमानत को पढ़ता, जिससे उसको दिली सुकून मिलता था। यूं लोगों की उन बातों का रंज कम हो जाया करता था। वो हिसाब अमानत में अपने पैसे पैसे का हिसाब लिखा करता। तो आप इस इक्तिबास को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि तभी आप इस इक्तिबास के आखिर पर जो सवाल हैं उनके जवाब लिख पाएंगे। ठीक है, तो आप इस इबारत, इस इक्तिबास को अच्छे से देख लें। तो देखिए यहाँ पर पहला पाठ क्या है, पहला सवाल क्या है कि ये इक्तिबास किस सबक से लिया गया है, और मुसन्निफ का नाम भी लिखिए। तो आप पहचान गए होंगे कि ये इक्तिबास लिया गया है सबक आखिरी कदम से, और इसके मुसन्निफ हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्लियर। दूसरा सवाल क्या है, नेक आदमी का क्या इरादा था। तो इसका जवाब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। नेक आदमी का इरादा था कि वो अपनी किताब हिसाब अमानत लोगों के लिए छोड़ जाए, ताकि उसके जाने के बाद लोगों को इल्म हो जाए कि वो कैसा इंसान था। तो यहाँ तक इसका जवाब रहेगा। तीसरा पाठ है, हिसाब अमानत में नेक आदमी क्या लिखता था। तो इसका जवाब आपको यहाँ पर मिलेगा कि वो हिसाब अमानत में अपना पैसे पैसे का हिसाब लिखता था। उसके बाद आखिरी सवाल है, नेक आदमी तन्हाई में क्या करता था। तो इसका जवाब पहली ही लाइन में लिखा है कि नेक आदमी तन्हाई में अपनी डायरी हिसाब अमानत को पढ़ता था। क्लियर। अब दूसरी इक्तिबास देखें। एक रोज़ एक बूढ़ा और उसकी बुढ़िया 2-3 छोटे छोटे बच्चों के साथ लकड़ियां तोड़ने के वास्ते उस गार के पास पहुंचे जहां हातिम पोशीदा था, यानी छुपा हुआ था। ठीक है, तो आप इस इक्तिबास को भी अच्छे से रीड करें। आप अच्छे से इसको देखें, इसमें क्या लिखा है। आप पहचान गए होंगे कि ये इक्तिबास कहाँ से लिया गया है। तो पहला सवाल क्या है कि बूढ़ा और बुढ़िया जंगल में क्या करने गए थे। तो पहली लाइन में ही इसका आंसर है, वो जंगल में लकड़ियां तोड़ने के लिए गए थे। ठीक है। दूसरा पाठ है, गार में कौन छुपा था। गार किसको कहते हैं, गार कहते हैं केव को, गुफा को। ठीक है, तो गार में कौन छुपा था, गार में छुपा था हातिम। तीसरा पाठ है, बुढ़िया हातिम के बारे में क्या कहती थी। तो यहां पर इसका जवाब आपको मिलेगा। बुढ़िया कहती थी कि अगर हमारे दिन अच्छे होते तो अगर हमें हातिम कहीं मिल जाता तो हम उसको पकड़कर नौफल के पास ले जाते, ताकि वो हमें इनाम में 500 अशरफियाँ देता और हम आराम से ज़िंदगी गुजारते। आखिरी सवाल है, ये इक्तिबास किस सबक से लिया गया है और इसके मुसन्निफ कौन है। तो आप पहचान गए होंगे कि ये इक्तिबास लिया गया है सबक हातिम की सखावत से, और इसके मुसन्निफ हैं मीर अमन दहलवी। क्लियर। अब दूसरा सवाल देखें।
दूसरा सवाल क्या है, दर्ज झैल सवालों में से 2 सवालों के जवाब 50 अल्फाज तक आपको लिखने होंगे। यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, 4 में से आपको 2 के जवाब लिखने हैं, यानी 2 मार्क्स के रहेंगे, टोटल 4 मार्क्स। आखिरी कदम के नेक आदमी को लोग किस नाम से पुकारते थे? तो ये आप अच्छे से जानते हैं किस नाम से पुकारते थे, कंजूस, मक्खी चूस के नाम से पुकारते थे। दूसरा सवाल है, सबक सिल्क रूट में ट्रांस हिमालयन का नाम किसे दिया गया है? तो इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है चीन, सेंट्रल एशिया और ईरान के खिते को ट्रांस हिमालयन का नाम दिया गया है। तीसरा पाठ है, गुदड़ी के लाल नूर खान में लॉर्ड कर्जन ने जलता हुआ सिगरेट क्यों फेंक दिया? क्योंकि नूर खान ने उसे कहा था कि जिस जगह आप बैठे हो वहाँ सिगरेट पीना मना है। क्लियर? चौथा पाठ क्या है, ड्रामा मुहल्ले की होली का बुनियादी पैगाम क्या है? पैगाम मैसेज को कहते हैं। तो इसका जवाब क्या है, ड्रामा मुहल्ले की होली का बुनियादी पैगाम ये है कि भाईचारा और आपसी मेलजोल को हर हाल में कायम रखो और दूसरों की बातों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत आसान है, आप इनको अच्छे से देख लेना। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि जितने भी असबाक हैं आप उनके खुलासे अच्छे से पढ़ें। क्लियर? अब तीसरा सवाल क्या है, एक कहानी या दावत का खुलासा लिखिए। ठीक है, तो दोनों में से या तो आप एक कहानी का खुलासा लिखें या फिर दावत का, जो भी आपको आता होगा। तो ये सवाल 4 मार्क्स का है। ठीक है, उसके बाद चौथा सवाल है, रशीद अहमद सदीकी या मीर अमन दहलवी की हालात ज़िंदगी तहरीर कीजिए। तो या तो रशीद अहमद सदीकी की हालात ज़िंदगी लिखिए या फिर मीर अमन दहलवी की हालात ज़िंदगी करनी होगी। एक और बात, आपको हालात ज़िंदगी के साथ साथ इनकी अदबी खिदमात भी याद करनी होगी, क्योंकि अदबी खिदमात भी एग्ज़ाम में आपको पूछी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर आपको बहुत चॉइस है, या तो आप इनकी हालात ज़िंदगी लिखें या फिर इंशाया या खाका की तारीफ़ पर 50 अल्फाज तक का नोट लिखिए। तो इन दोनों सवालों के जवाब आपको 50 अल्फाज तक ही लिखने हैं, आपको ज़्यादा डिटेल में लंबा नहीं लिखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में बड़ी बात ये रहती है कि सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। ठीक है, अगर आप एक ही क्वेश्चन को लंबा लिखेंगे, बड़ा लिखेंगे, तो फिर बाकी क्वेश्चंस आपके छूट जाएंगे। क्लियर? उसके बाद हिस्सा बे में देखें, दर्ज झैल अशार में से 2 की तशरीह बा हवाला शायर करें। तो ये सवाल 4 मार्क्स का है। तो यहाँ पर आपको 4 अशार में से 2 की तशरीह करनी होगी 5वें सवाल में। ठीक है, तो पहला शेर क्या है, तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी हैं। ये शेर किसका है? ये है अलामा इकबाल का। तो अलामा इकबाल की गज़ल भी मैंने अपलोड की है। जितने भी शायर हैं उन सभी की गज़लें मैंने अपने चैनल बुनियाद उर्दू पर अपलोड की हैं। तो आप 11th क्लास की प्लेलिस्ट निकालें, सभी शायरों की जो गज़लें हैं उनकी तशरीह आपको मिल जाएगी। दूसरा है, क्योंकि मिलना सनम का तर्क करूं, दिल बरी इख्तियार खोती है। ये किसका शेर है? ये शेर है वली दक्नी की गज़ल का। ठीक है, उसके बाद हूँ इस कूचे के हर ज़र्रा से आगाह, इधर से मुद्दतों आया गया हूँ। ये आपने 10वीं जमात में भी किया है। ये शेर है शाद अजीम आबादी का। क्लियर? उसके बाद चौथा पाठ है, ज़िंदगी है या कोई तूफ़ान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। ये किसका शेर है? ये है मीर दर्द का। तो यहाँ पर या तो आपको इन अशार की तशरीह करनी है या फिर आपको यहाँ पर एक और चॉइस है कि आपको यहाँ पर नज़मों के बंद दिए जाएंगे, 2 बंद, या तो आपको उन दोनों में से किसी एक बंद की तशरीह करनी होगी। तो बहुत चॉइस है इस सवाल में आपको। अब देखें ये बंद देखें, ये धूम धड़ाका साथ लिए क्यों फिरता है जंगल जंगल, एक तिनका साथ न जावेगा मौकूफ हुआ जब आ नजल, घर बार अटारी चौबारी क्या खासा नैन सुख और मलमल, क्या चिलमन पर्दे फर्श नए, क्या लाल पलंग और रंग महल, सब ठाठ पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा। तो आप पहचान गए होंगे कि ये बंद लिया गया है नज़्म बंजारा से। ठीक है, नज़्म
बंजारा नामा से। और ये नज़म किसने लिखी है? ये लिखी है नज़ीर अकबर आबादी ने। तो आप इस बंद की तशरीह करें, ये भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर एक और बंद है कि दीवारों दर से अब तक उनका असर आया है, अपनी रगों में अब तक उनका लहू रवां है। तो आप इस बंद को भी अच्छे से रीड करें और पहचानें ये किस शायर की नज़म से लिया गया है। ठीक है, तो ये लिया गया है ब्रिज नारायण चकबस्त की नज़म खाके हिंद से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बहुत चॉइस है। उसके बाद हकीम मंजूर या इकबाल की गज़ल गोई या चकबस्त की हालात ज़िंदगी कलम बंद कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको बहुत चॉइस है। तो ये सवाल 4 नंबर का है, तो आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, आपको सिर्फ 50 अल्फाज तक ही इसका जवाब लिखना है। 7वां सवाल है नज़्म फर्जी लतीफ़ा का मरकज़ी ख्याल या फिर रात और रेल का खुलासा लिखिए। जो आपके निसाब में शामिल नज़्म रात और रेल है, या आपको उसका खुलासा लिखना है, या फिर जो नज़्म आपके सिलेबस में फ़र्जी लतीफ़ा है उसका मरकज़ी ख्याल लिखना है। तो कुल मिलाकर ये सवाल भी 4 नंबर का है। 8वां सवाल है गज़ल या मसनवी की तारीफ़ पर नोट लिखिए। तो या तो आप गज़ल पर नोट लिखें या फिर मसनवी की तारीफ़ पर। तो ये सवाल भी 4 नंबर का है। आपको ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है आंसर, आपको सिर्फ 50 अल्फाज तक ही लिखना है, यानी आपको 7-8 लाइनें ही एग्ज़ाम में लिखनी है। उसके बाद 9वां सवाल है दर्ज झैल इस्तिलाहात में से 2 की तारीफ़ मिसालों के साथ करें। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यूट्यूब में जब आप सर्च करेंगे, आप लिखना शेरी इस्तिलाहात बाय बुनियाद उर्दू, तो आपको ये आराम से ये सवाल मिल जाएगा। ठीक है, ये सवाल 4 मार्क्स का है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, 4 में से आपको 2 की तारीफ़ करनी होगी। पहले नंबर पर क्या लिखा है? मक्ता। गज़ल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। क्लियर? जैसे गालिब का एक शेर है कि रेखता कि तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। ठीक है, उसके बाद है तज़ाद, यानी शेर या कलाम में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल जो एक दूसरे के उलट हों, यानी एक दूसरे की ज़िद में हों। जैसे दिन रात, अगर किसी शेर में दिन रात या सच्चा झूठा या जीत हार ऐसे अल्फाज आते हैं तो उसको हम कहते हैं तज़ाद। उसके बाद है हुस्न तालील। हुस्न तालील क्या होता है? ये एक सनत है, यानी शेर या कलाम में किसी चीज़ की कोई ऐसी वजह बताना जो असल में उसकी वजह ना हो। जैसे बाग में गुलाब का खिलना, और ये बताना कि गुलाब जो है वो बुलबुल की आवाज़ सुनकर खुश हो रहा है, उसको हम हुस्न तालील कहते हैं। उसके बाद है शाह बैत। गज़ल के सबसे अच्छे शेर को शाह बैत कहते हैं। क्लियर? अब 10वां सवाल क्या है? दर्ज झैल में से किसी एक उन्वान पर 200 अल्फाज का मजमून लिखिए। तो ये सवाल कुल मिलाकर 10 मार्क्स का रहेगा। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, 3 में से आपको किसी एक पर मजमून लिखना होगा। तो इसके लिए आपने कौन कौन से मज़ामीन करने हैं? खेलों की अहमियत, वक्त की कीमत, कदर व कीमत यानी वक्त की पाबंदी, इंटरनेट के फ़ायदे, इंटरनेट के नुकसानात, साइंस के फ़ायदे, जंगलात के फ़ायदे, इल्म के फ़ायदे, मेरी ज़िंदगी का मकसद, मेरा पसंदीदा उस्ताद और तालीम निस्वां। आप इन सभी को अच्छे से देखें, इनमें से आपको एग्ज़ाम में ज़रूर 1-2 पूछे जा सकते हैं। उसके बाद 11वें सवाल में आपको बहुत चॉइस है। या तो यहाँ पर आपको ख़त लिखना है, जैसे यहाँ पर पूछा गया है कि अपने दोस्त को इम्तिहान की कामयाबी पर मुबारकबादी का ख़त लिखिए। ये भी आपने 10वीं जमात में किया है और मैंने आपको बताया भी है कि आपको किस तरह ख़त लिखना चाहिए। या फिर यहाँ पर एक्सकर्शन की आपको दरख्वास्त लिखनी होगी, यानी एक्सकर्शन जाने के लिए आपको अपने प्रिंसिपल के नाम एक दरख्वास्त लिखनी होगी। एक्सकर्शन पिकनिक को कहते हैं, ये भी मैंने आपको करवाई है 10वीं में। ठीक है, बहुत आसान है। या फिर आप
کے علاقے میں اچھے سے صاف صفائی کا انتظام نہیں ہوتا ہے تو آپ جو ہیڈ ہیں، ٹھیک ہے، جو کمیونٹی کے ہیڈ ہوتے ہیں، ناظم جو ہوتے ہیں، آپ ان کے نام پر ایک درخواست لکھیں کہ ہمارے محلے میں اچھے سے جو صفائی کرمچاری ہوتے ہیں وہ اچھے سے صفائی نہیں کرتے ہیں، تو وہ آپ نے درخواست لکھنی ہے، بہت آسان ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 12ویں نمبر پر ہے سگریٹ نوشی کے مضر اثرات کے بارے میں ایک تشہیری پیغام تحریر کیجیے۔ یعنی یہاں پر آپ کو ایک پیغام تحریر کرنا ہے، ایک تشہیری پیغام تحریر کرنا ہے کہ سگریٹ پینے کے کیا نقصان ہے، ٹھیک ہے، مضر اثرات کا مطلب ہے نقصان دہ۔ یا پھر آپ کو یہاں پر ایک اخباری رپورٹ تحریر کرنی ہوگی کہ آپ کے شہر میں جو یوم جمہوریہ یعنی جو ریپبلک ڈے منایا گیا ہے اس کی تقریب کی آپ کو اخباری رپورٹ یہاں پر پیش کرنی ہوگی۔ تو یہ سوال کل ملا کر 5 نمبر کا ہے۔ اس کے بعد حصہ دال میں 13واں سوال ہے درج ذیل میں سے 2 سوالوں کے جواب تفصیل کے ساتھ بیان کیجیے۔ تو یہاں پر آپ کو یہ تھوڑے لانگ آنسرنگ کے لکھنے ہوں گے۔ کل ملا کر یہ سوال 12 مارکس کا ہے، تو کیونکہ 4 آپشنس ملیں گے، 4 میں سے آپ کو 2 کے لکھنے ہوں گے، تو 6 نمبر کے یہ 2 پارٹ رہیں گے۔ اردو زبان کے آغاز کے متعلق محمد حسین آزاد کا نظریہ پیش کیجیے۔ تو ریسنٹلی میں نے 2-3 جو نقاد ہیں، تنقید نگار جو ہیں، ان پر میں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی ہیں۔ یا فورٹ ولیم کالج کی ادبی خدمات پیش کیجیے، ٹھیک ہے، یا پھر انجمن پنجاب نے اردو نظم کے لیے کیا فروغ دیا۔ تو یہاں پر یہ تینوں سوال تینوں میں سے آپ کوئی 2 اگر آپ اچھے سے کرتے ہیں تو ایگزام میں آپ کو ضرور وہی پوچھے جا سکتے ہیں۔ یا پھر آپ کے پاس یہاں پر حروف کی اقسام ہیں، یہ آپ نے 10ویں جماعت میں بھی کیا ہے، بہت آسان ہے یہ۔ حروف تاکید، وہ حروف جن سے کلام میں زور پیدا ہو، جیسے ضرور، بالکل وغیرہ۔ دوسرے نمبر پر ہے حروف استفہامیہ، یعنی وہ حروف جو سوال پوچھنے کے موقع پر بولے جائیں، جیسے کب، کہاں، ٹھیک ہے، کیسے وغیرہ۔ حروف نفرین نفرت کو کہتے ہیں، یعنی وہ حروف جو نفرت کے اظہار کے موقع پر بولے جائیں، جیسے تھو تھو، چھی چھی وغیرہ۔ اب آخری سوال ہے معروضی سوالات، یعنی جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ملٹیپل چوائس کوشچنز۔ تو 13ویں سوال میں آپ کو یہاں پر 8 آبجیکٹیوز پوچھے جائیں گے۔ فرسٹ پارٹ کیا ہے؟ حالی کی کون سی نظم آپ کے نصاب میں ہے، یعنی آپ کے سلیبس میں مولانا حالی کی کون سی نظم ہے؟ تو اس کا جواب ہے خود ستائی۔ دوسرا پارٹ ہے نظم کے معنی ہیں موتی پرونا، ٹھیک ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے شور ہے ہر طرف صاحب صاحب، ساکیہ ساکیہ شراب شراب، اس شعر میں کس صنعت کا استعمال ہوا ہے؟ تو اس کا جواب یہاں پر ہے تکرار۔ تکرار یعنی جس شعر میں جن کی آواز ایک جیسی ہو اور وہ بار بار ریپیٹ ہوں، جیسے صاحب صاحب، ساکیہ ساکیہ، شراب شراب، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم بولتے ہیں صنعت تکرار۔ چوتھا پارٹ ہے ڈیش ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم بنے۔ تو یہ تو بہت آسان ہے، پنڈت جواہر لال نہرو، ہمارے ہندوستان کے پہلے پرائم منسٹر۔ 5واں پارٹ ہے مرکب اشاری میں، یہ یہاں پر اشاری ہے، ٹھیک ہے، مرکب اشاری میں لفظ مشار الیہ کا ہونا لازمی نہیں ہے۔ تو یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ مشار الیہ کا ہونا لازمی ہے۔ مرکب اشاری کس سے بنتا ہے؟ اشارہ اور مشار الیہ سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 6واں پارٹ ہے وہ کام جو گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے اسے ڈیش کہتے ہیں، یعنی جو پاسٹ میں کام ہو تو اسے کہتے ہیں فعل ماضی۔ کیا بولیں گے اس کو؟ فعل ماضی۔ 7واں پارٹ ہے سبق دعوت کا تعلق کس نثری صنف سے ہے؟ تو آپ کے سلیبس میں جو دعوت کا سبق ہے اس کا تعلق کس نثری صنف سے ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے انشاء۔ 8واں پارٹ ہے ڈرامہ محلے کی ہولی کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب یہاں پر جیم پارٹ ہے، اطہر پرویز۔ تو اسٹوڈینٹس، آج کی ویڈیو میں ہم نے جے کے بورڈ
क्लास 11th के लिए उर्दू के नए मॉडल पेपर को डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।